एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो हमारी आज चैप्टर 12 की वीडियो है। ये चैप्टर 11 तक की क्लास 7 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। और आज हम चैप्टर 12 के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपका ये चैप्टर आज ज़्यादा लंबा नहीं होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय बर्बादी के। तो हमारे चैप्टर का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो इसमें देखते हैं हम वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे इस लाइन सही लगी तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। कि जो वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। शोधन तंत्र यानी कि मतलब उनको मतलब रोकने के और उनको पानी जो होता है जड़ों में उसको रोक के रखने में हेल्प करते हैं वो, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं शूकर, वराह या सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जानवर होते हैं ये कहाँ रहते हैं? आपके जो वन होते हैं उसके सघन क्षेत्र में रहते हैं। कई बार आप मतलब अगर किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे तो कोई जो मतलब फॉरेस्ट का एरिया होगा वो आपको बहुत मतलब सघन नहीं मिलेगा, कम डेंस होगा वो। तो वहाँ पर ये जानवर नहीं मिलेंगे। जहाँ डेंस पार्ट होगा वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया है कि साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बस यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है जो हमारे वन होते हैं उसमें मतलब किस किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। जैसे नीम का पेड़ इस तरह का होगा, बांस का ऐसे होगा, और आपका शीशम का पेड़ ऐसे होता है, और सेमल का पेड़ इस तरह का होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, शाख और घास भी पाई जाती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था। मतलब कि जो क्योंकि घनी पत्तियां होती हैं काफ़ी किसी भी पेड़ की, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है मतलब बहुत कम आ पाता है नीचे, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर नीचे अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद है काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और वनों से हमें गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये दिखाई हुई हैं कुछ तस्वीरें। गोंद है, मोहरी लाख है, शहद है, लकड़ी की मूर्ति, कत्था, ये सब चीज़ें क्या है हमें वनों से या फिर प्राप्त होती हैं। इसके बाद है प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे जो वृक्ष होते हैं उनके जो बीज भी होते हैं अगर वो धरती पर गिर जाते हैं और वहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या है वे वृक्ष के रूप में वृद्धि करते हैं। किसी भी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। अगर वृक्ष का कोई शाखीय भाग ऊपर उठेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक है। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्हें बताया कि यह वितानीय कैनोपी कहलाते हैं। तो जैसे मतलब कुछ ऊंचे वृक्ष होते हैं तो जो उनकी शाखाएं होती हैं, जैसे मान लो ये छोटा पेड़ है और ये जो है ऊंचा पेड़ है, तो इनके जो वृक्ष के ऊपर या फिर मतलब मान लो कोई पेड़ यहाँ पर नीचे लगा होगा और वो इस तरीके से घना घना होगा, और आपने देखा भी होगा जंगलों में, वनों में, तो क्या हो इस तरीके से ढका हुआ रहता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वितानीय कैनोपी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी दिखती होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। तो जो हमारे वृक्ष होते हैं क्या होते हैं कि अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। और जो वन में जो विभिन्न ऊंचाई पर जब आप इन्हें देखते हैं, मतलब मान लो आप किसी पहाड़ पर गए हो और यहाँ पर अलग अलग तरह के क्या है पेड़ हैं, और जब ऊंचाई से आप उनको देखते हो किसी ऊंचाई पर जा कर के, तो आपको क्या है वहाँ पर उनकी अलग अलग जो ऊंचाइयाँ हैं देखने के लिए मिलती हैं, है ना।
तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परतें होती हैं, इन्हें हम अधोतल कहते हैं। विशाल ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विशाल और ऊंचे जो वृक्ष होते हैं वो शीर्ष परत यानी कि जो बड़े, जैसे मान लो ये वाला सबसे बड़ा है इनमें, तो ये क्या बनाएगा, शीर्ष परत बनाएगा। उसके नीचे की जो झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं, ठीक है, सबसे नीचे क्या होती है, परत शाख। मतलब यहाँ पर छोटे से, मतलब छोटे छोटे होंगे वो शाख बनाएंगे, उससे ऊपर थोड़े होंगे वो झाड़ियाँ। तो जो पेड़ के हमारे प्रकार होते हैं उसके हिसाब से क्या है, उनकी जो शीर्ष परत बनती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर शिखर, देखो ये शिखर के लिए यहाँ पर बताया गया है, और ये क्या है, यहाँ पर अधोतल है। ठीक है, जो बड़ा पेड़ है उसका शिखर बना हुआ है, और जो नीचे पेड़ रह गए हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहा गया है, अधोतल कहा गया है। जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। तो क्या होता है कि जो जलवायु परिस्थितियों के कारण जो वृक्ष होते हैं हमारे, उनकी जो किस्म कैसी होती है, अलग अलग होती हैं, और उसी प्रकार से क्या होता है कि जो जंतु होते हैं हमारे वनों में वो भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन की भूमि होती है, आप किसी ट्रैकिंग अगर आपने कभी की होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें वन भूमि पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद है, आगे चलते हैं हम, कि सभी जंतु चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी अंततः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जो शाक यानी कि सब्जी यानी कि हरे पेड़ पौधे खाएंगे उनको कौन खाएगा, उनको मांस भक्षी वाले जो जानवर होंगे वो खाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो मतलब एक दूसरे की भोजन की आपूर्ति होती रहती है, और ये प्रक्रम क्या है, चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीट द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो जैसे घास है, घास को किसने खाया, कीट ने, कीट को खाया मेंढक ने, सर्प ने, और फिर उकाब या गरुड़ ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन कर के आता है, क्या यूपी टेट और सी टेट में दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों ही एग्ज़ाम में, कि मान लो आप में से यहाँ से कोई एक चीज़ गायब कर दी है और नीचे ऑप्शन दे दिया है, तो आपको ये भरना होगा, और आपको पता होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। पहले हरी घास खाई जाती है, कोई भी हरी शाक सब्जी, फिर उसे छोटा जानवर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसे दूसरा जानवर, इस तरह से खा लेता है ना। तो ये वाली जो हमारी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो हमारी ये मतलब प्रक्रम चलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है, जो खाद्य श्रृंखला होती हैं एक तो वो अलग अलग तरह की होती हैं, कोई एक तरह की नहीं होती हैं, पर सभी क्या होती है, आपस में संबंध होती हैं। और किसी एक में भी अगर विघ्न, यानी मान लो कि कोई एक प्रजाति किसी जानवर की ख़त्म हो गई, या कोई जड़ी बूटी या कोई पेड़ वहाँ से ख़त्म हो गई जो पर्टिकुलर कोई एक जानवर खाता है, तो वहाँ खाद्य श्रृंखला में विघ्न पड़ जाता है, तो अन्य खाद्य श्रृंखलाओं भी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। और इससे क्या है, वन के प्रत्येक अन्य भाग पर भी क्या होगा, वो मतलब इफ़ेक्ट करेगा, और उस पर भी निर्भर होने की जो उसकी क्षमता होगी वो अलग तरह की हो जाएगी। ठीक है, यदि हम वन के किसी अन्य घटक वृक्ष को अलग कर दें तो इससे भी अन्य घटक प्रभावित होंगे। सेम वही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो एक चित्र दिखाया गया है कि वन में जो पादप मृदा अपघटकों का परस्पर संबंध किस तरीके से, यहाँ पर देखो मिट्टी है, पोषक तत्व है, यहाँ अपघटक हैं, ये मृदा है जहाँ से जल जो बांध के रखा हुआ है पेड़ों की जड़ों ने वो ऊपर खींच रहा है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या अपना खाना बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर जा रही है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ये रिलीज़ कर रही हैं। तो ये सभी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अब घटक क्या होते हैं, जो भी कोई सड़ी गली चीज़ होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने के बाद वो पोषक तत्व और मृदा बन जाती है, और फिर वापस से वो पेड़ों की जड़ों द्वारा क्या है, एब्जॉर्ब कर ली
जाती है और इस तरह से क्या है ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद है मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं, है ना। तो मशरूम और जो अन्य सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये मृत पादपों या जंतु ऊतक को खाते हैं। मान लो कोई छोटा जीव या कोई भी जीव मर गया है या कोई पेड़ पौधे की पत्ती हैं सड़गल गई हैं, वो कैसे सड़गल जाती हैं, इन्हीं के द्वारा ये उसे डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वापस से उसे गहरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन याद रखने वाली है कि जो पादप और जंतुओं को मृत शरीर को जो ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। छोटे से छोटा जीव हो वन में, चाहे कोई बड़े से बड़ा जीव हो, दोनों का ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी खाद्य श्रृंखला को बनाने के लिए और उस वन के क्या है एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, इस इकोलॉजिकल सिस्टम को। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमस की उपस्थिति यानी सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है, मृत जंतु गिद्धों कौओं गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है ना। तो जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई वही यहाँ पर दी गई है कि कोई भी जब कोई जानवर मर जाता है तो वो पोषक तत्व अपघटक क्या होते हैं, वो पोषक तत्व बना करके उसे मृदा में भेज देते हैं। मृदा में भेजने के बाद क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं दोबारा से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होती है, फिर धीरे धीरे सेम प्रक्रिया वो चलती रहती है। ऐसा ही कोई भी जो जानवर होते हैं, कोई बड़ा जानवर मर गया, पहले उसको थोड़े छोटे जानवर खाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्या है उसके अंदर डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक पनप जाएंगे और फिर वो उसको डिकम्पोज करने के बाद क्या है वो मिट्टी में ही मिला देते हैं। ठीक है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो वायु प्रकाश संश्लेषण की परिस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो धरती पर जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस रहती है और हम इसलिए ही हम इन्हें क्या कहते हैं, हरे फेफड़े कहते हैं। और यहाँ पर देखो जैसे दिखाया भी गया है कि किस तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा कि पहले जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन वो जंतुओं द्वारा ले ली जाती है और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो दोबारा से पादपों द्वारा ले ली जाती है और ये साइकिल भी चलती रहती है। इसके बाद है वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्गत करते हैं। तो जो जल मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है और यहाँ पर पानी यहाँ पर भरा हुआ उसकी जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और पानी जब ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है कि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र के अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। तो आपने भी देखा होगा कभी आप उत्तराखंड साइड या पहाड़ों की साइड जाते हैं तो वहाँ आपको छोटी छोटी कुछ जनजातियाँ मिल गई होंगी, या नॉर्थ ईस्ट भी जाते हैं तो या बहुत सारे एरिया हैं हमारे देश में इस तरह के जहाँ पर आपको ये जनजातियाँ मिल जाएंगी जो खासकर सिर्फ और सिर्फ वनों में ही रहती हैं और वहाँ पर जो उपस्थित चीज़ें हैं वो उन्हीं से ही अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। बहुत सारे छोटे जीव भी होते हैं वन में। क्या होता है कि जब उन्हें वहाँ पर छिपने के लिए जो बिल बना सकता है चूहा वहाँ पर किसी पेड़ में या मिट्टी के अंदर, या फिर जो छोटे बंदर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पेड़ पर रहते हैं। तो क्या है कि जो
हमारे सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं, छोटे जानवर के लिए भी वहाँ पर क्या है, पर्याप्त सुविधा होती है, जिससे कि उन्हें वहाँ पर रहने में भी कोई किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे वन में हिरन है, वो भी आराम से रह पा रहा है। ठीक है, इसके बाद है वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया, पर उन अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकंडित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का छैमान गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि हम उनको एक एक करके क्या है, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वन अधिकारी जो होते हैं तो उनके जो पदचिन्ह होते हैं, है ना, जो उनके पदचिन्ह होते हैं उनको काउंट कर करके क्या है, वहाँ पर उनकी संख्या का अंदाज़ा लगाया जाता है। दूसरा क्या है, जो जंतुओं की जो लीद होती है, क्या होता है, जैसे मान लो किसी जानवर ने कोई गोबर कर दिया है या उसकी कोई भी पोटी होती है, तो वो क्या है, जैसे जैसे उसने नए नए तरह के पेड़ पौधे खाए हुए होंगे, उसने बीज भी खाए होंगे, और जहाँ उसने गोबर करा होगा तो कुछ समय बाद क्या है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बीज पनपने लग जाते हैं और एक नया तरह का पेड़ दूसरी जगह उग जाता है। तो जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं वनों में, वो क्या करते हैं, बीजों का प्रकीर्णन भी करते हैं इस तरीके से। ठीक है, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता, है ना, कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि क्योंकि हरा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है वन में, तो जिसकी वजह से जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको अच्छी खासी वहाँ पर रहने के लिए और खाने की जो सुविधाएं होती हैं ज़्यादा होती हैं। जितने ज़्यादा वहाँ पर शाकाहारी होंगे उतनी ही ज़्यादा जो मांसाहारी वहाँ पर जंतु होंगे उनके खाने की उपलब्धता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। ठीक है, तो जो अपघटक होते हैं, तो जो जंतुओं की विविध किस्में, जब उन्हें पोषण सही प्रकार से मिलेगा और जो एक साइकिल है वो प्रॉपर तरह से चलती रहेगी, ना ही शाकाहारियों के लिए खाने में कमी आएगी और ना ही मांसाहारियों के, तो क्या है कि उनके जो पुनर्जन्म और वृद्धि में जो क्या होती है, अच्छी खासी सहायता उन्हें मिलती है। और जो अपघटक होते हैं, है ना, वो पोषक तत्वों की जो पूर्ति है मिट्टी में बनाए रखते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वन अपने आप में क्या होता है, गतिक सजीव इकाई होता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन और जीवन क्षमता क्या होती है, भरपूर होती है। ठीक है, मतलब हर किसी को रहने के लिए पूरी सुख सुविधाएं हैं, खाने के लिए सब चीज़ें हैं, उनके फैलाव के यानी कि प्रकीर्णन, पेड़ पौधों को नए तरीके से जो जंतु पौधे पेड़ पौधे खाएंगे उनके बीज को खाकर कहीं कहीं वो अपना गोबर कर देते हैं, तो नया पेड़ वहाँ पर पनप जाएगा। जब जंतुओं को अच्छा खाना मिलेगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी अब काफ़ी अच्छी संख्या में होंगे। तो इस तरह से क्या है कि एक चक्र वन के अंदर भी जीवन का चलता रहता है और वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षों की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखाओं पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं कि देखो आप यहाँ पर पेड़ देख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे कैनोपी बनी हुई है पेड़ों के ऊपर, है ना,
जो ये ऐसे बनी हुई है कैनोपी। तो जब यहाँ पर वर्षा का जल या इस तरीके से यहाँ पर गिर रहा है तो क्या है कि वो जो पत्तियाँ हैं, परतें हैं, अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। और आपने खुद भी ये चीज़ें महसूस की होगी बरसात के मौसम में, जब आप मान लो कहीं जा रहे हो और अचानक से बारिश आ जाए तो आप किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हो। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो उसकी कैनोपी होती है, क्या है कि वो पानी, जो घना वृक्ष होगा वो उतनी ही जो उसकी स्पीड होगी वर्षा की गति की, क्या है उसको कम कर देगी। और पानी क्या है धीरे धीरे पत्तियों के सहारे और तने के सहारे बहुत धीरे धीरे क्या है नीचे आता है। और मान लो अगर थोड़ी सी ही टाइम के लिए बारिश होती है, मान लो 10 मिनट के लिए बारिश पड़ी है, तो क्या होगा कि आप लगभग देखेंगे कि बस हल्का हल्का से ही गीला होगा, पूरी तरह वहाँ पर मिट्टी गीली नहीं हो पाती उस पेड़ के नीचे। क्योंकि जो पेड़ होते हैं क्या है वो उसके जो तेज़ रफ्तार होती है बारिश की, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। दूसरा क्या होता है कि जब वहाँ पर पानी का जल जब नीचे गिरता है तो क्या होगा कि जो पानी है वो क्या होता है धीरे धीरे रिस कर करके कहाँ हो जाता है, धरती के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब धरती के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, जो ऊपर की जो परत होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो सिर्फ हमें औषधि या फिर ऑक्सीजन में ही काम नहीं करते, बल्कि जो हमारी जो बारिश वगैरह भी होती है या जो जल का जमाव होता है भूमि के अंदर, उसको भी ठीक तरीके से करने में बहुत ज़्यादा हेल्प वो करते हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ में यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो बारिश होती है वो कैसे आती है, नीचे धरती तक कैसे पहुंचती है। और अगर कहीं जगह बारिश हो रही है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा, और जो वहाँ के जो पानी होगा उस धरती के नीचे का वो काफ़ी अच्छी मात्रा में भूमजल स्तर हमें वहाँ का मिलता है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो जो पानी के जो है वो रिसा करके नीचे पहुँच जाते हैं, और जो ऊपर होता है, जो हमारी जो भूमि रह जाती है वो सूखी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक तो शायद इन्होंने नहीं बताया है, बट मैं आपको चित्र के माध्यम से ही ऐसे बता देती हूँ। इसके आगे आपकी जो चीज़ें होंगी वो ये बताई गई हैं कि वृक्षों को काटने पर हमें क्या क्या नुकसान भरने पड़ते हैं। देखो, पहला है यदि किसी यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। मान लो अगर यहाँ पे देखो कोई एरिया है और कुछ ही सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और फैक्ट्री, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा है, प्लांट्स कम है, तो जिसकी वजह से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और जो O2 है उसका वैल्यू, उसके जो मात्रा है वो क्या है पृथ्वी पर कम होगा, और जिससे पृथ्वी का क्या है ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। दूसरे चित्र में देखो, अब यहाँ पर बेचारे कितने सारे जंतु यहाँ पर रह रहे हैं, बट लेकिन बेचारा एक पेड़ यहाँ पर सूख गया है, घास भी कम है, सूखी धरती पड़ी हुई है, गिनती के 2-3 पेड़ हैं, जानवर ज़्यादा हैं। तो क्या है, ना ही उनको खाने के लिए मिल रहा है कुछ, और ना ही उनको रहने के लिए कुछ मिल पा रहा है। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। अब देखिए यहाँ इस चित्र में ये बताया गया है कि देखो इस घर के आसपास क्या था, पेड़ नहीं थे, जो भी थे बेचारे सूख गए थे। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर बाढ़ आई, पेड़ थे नहीं, तो जिससे कि वो पानी नीचे रिस के जा पाता, और क्या है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है ना। और हमें इस तरह की मुसीबतों को फेस फिर करना पड़ता है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। इस सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक लेडी है, वो सोच रही है ओ शेट ये सब क्या हो गया, है ना। सपोज उसका ये घर है ना, और यहाँ पर सब कुछ उजड़ गया, तो उसने बाद में सोचा कि मैंने क्या करा, अपने फ़ायदे के लिए सब वनों को कट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है मुझे इतनी सारी जो चीज़ें थी, मतलब अच्छी हवा और पृथ्वी का ताप बढ़ना, पेड़ पौधे, उसके जानवर बेचारे मर गए। तो क्या है कि कितनी सारी चीज़ों को हमें भोगना पड़ जाता है, और पड़ भी रहा है, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए छोटे से डेवलपमेंट के लिए पूरे के पूरे जंगल काट देते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट सरकार द्वारा इस तरह के बनाए जाते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में जब कोई अच्छे खासे प्लांट या वन वहाँ पर लगे रहते हैं, तो उस प्लांट को या उस सिटी को डेवलप करने के लिए उस पूरी के पूरे वन क्षेत्र को क्या है ख़त्म कर दिया जाता है।
हमें वहाँ पर डेवलपमेंट तो अच्छी सड़कें, बड़े बड़े मॉल अच्छे अच्छे दिख जाते हैं, पर लेकिन क्या होता है कि हमें जो अच्छी हवा है वो नहीं मिलती है, जो बाढ़ है वो कभी भी आ सकती है, पानी हमें स्वच्छ पीने के लिए नहीं मिलता है। तो वनों सिर्फ और सिर्फ वनों के नहीं होने से ही हमें बहुत सारी क्या है चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और क्या है हमारा जीवन पूरा बिल्कुल बेकार होना शुरू हो जाता है। तो वन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अविस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष पर भूमि जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होती हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से चित्र में दिखाया गया था कि बारिश हो रही है, पानी जो होता है पेड़ों के अंदर, यहाँ पर बारिश हो रही होती है, और जब पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि उस बारिश को क्या है नीचे धरती में पहुंचा देती हैं, और जिससे भूमजल बना रहता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों के जल प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भू तल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। देखो यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि यहाँ पर कोई क्या है एक वन क्षेत्र है, और इसके ऊपर क्या है बहुत सारे प्लांट और बहुत सारी घासें उगी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर बारिश होगी, तो बारिश होने से क्या होगा कि जो इस एरिया जहाँ जहाँ भी पेड़ लगे हुए होंगे, जहाँ जहाँ भी पेड़ बने हुए होंगे, पेड़ उगे हुए होंगे, तो जब वर्षा यहाँ पर गिरेगी तो नीचे की जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व है, जो उसका ह्यूमस है, वो कम बह पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ थे उन्होंने ऊपर ही सारे जो वर्षा की जो गति थी, बारिश की जो गति थी, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, और बह के वो नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत ही जाएगा, जिससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ मतलब, और दूसरा क्या है कि इस एरिया में क्या है बाढ़ भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो यहाँ पर भर ही नहीं पा रहा है, पेड़ों ने उसे रोक लिया है, तो यहाँ पर बाढ़ भी नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि सिर्फ आप मतलब हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेड़ों से हम हैं, लेकिन हमारे होने से पेड़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम होंगे तो भी पृथ्वी पर, और नहीं भी होंगे तो भी पेड़ों पर कोई फ़र्क नहीं होगा। बट पेड़ अगर पृथ्वी पर नहीं हुए तो हमारी लिए सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। बाढ़ आना, CO2 का बढ़ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना, पोल्यूशन बिल्कुल चरम सीमा पे होना। और आप ये देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब जो दिल्ली NCR है वो काफ़ी क्या होता है इस नवंबर दिसंबर के महीने में कितना पोल्यूशन वहाँ पर चरम सीमा पर होता है, इतना कि वर्ल्ड के टॉप एरियाज़ में ये काउंट होता है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत गलत बात है कि भारत में अच्छा खासा वन क्षेत्र होने के बावजूद भी हमें ऐसी ऐसी समस्याओं को देखना पड़ रहा है। तो एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते देखो, मेरा मानना है कि मैं किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटी दे सकती है, बट आप उस फैसिलिटी को किस तरीके से यूज़ कर रही हैं, ठीक है। आप कूड़ा है बस आपके लिए डस्टबिन लगा दिया है, बट ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट आएगी और उस डस्टबिन में उस कूड़े को डालेगी, डालना तो वो आपको ही पड़ेगा, आप ही को यूज़ करना पड़ेगा। बट लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, अपनी ऐश वहाँ पर करते हैं, बढ़िया है ना, उल्टी सीधी चीज़ें खाती पीते हैं, और फिर वहाँ पर खा पी के उनके जो पैकेट्स और जो और सारी चीज़ें होती हैं वो वहीं पर ही क्या है कचरे को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गलत हैबिट है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें ये 4 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमारे पेड़ पौधों, हमारे वनों को हार्म करे, ठीक है। और हम उस चीज़ को करने के बाद ये सोचते हैं कि हम ही ने तो किया है, एक चीज़ से कुछ नहीं हो रहा, अगर क्योंकि हम ही वो नहीं करते। हर आदमी यही सोच कर करता है कि एक चीज़ के फेंकने से कुछ नहीं होगा, बट ये गलत है। हमें ये सोचना चाहिए कि एक इंसान सुधरेगा तो ऐसे करते करते हर कोई अब अपने बल पर कोशिश करेगा तो चीज़ें अपने आप ही सुधरती चली जाएंगी। हमें अपने एरिया को, अपने शहर को, अपने देश को क्या है साफ रखने का एक जिम्मेदार बनना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ देखो, टीचर का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे को क्या है कि अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो,
ठीक है, पढ़ा रहे हो, बट अगर टीचर, आप कोई बच्चा आपको देखता है कि टीचर देखो वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो मतलब उसने बिस्किट का पैकेट खाया हुआ था और उसने वो वहीं पर ही डाल दिया, तो बच्चे के माइंड में तुरंत वो चीज़ें जाएगी। उसने, आप टीचर ने जो आपको पढ़ाया ना वो नहीं समझेगा, वो जो उसने देखा है आपको वो समझेगा। तो आपके लिए आपको खुद ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा उनके सामने खुद को, कि वो देख के सीखे कि नहीं ये गलती है, हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आस पास। और हाँ, एक चीज़ और रह गई थी कि मृदा का जो अपर्दन होता है, क्योंकि मिट्टी का जब बहाव, जब वृक्ष ऊपर क्या है कि पानी को रोक ले रहे हैं, तो क्या होगा, मिट्टी का बहाव भी कम होगा, यानी कि बाढ़ नहीं आएगी, अपर्दन नहीं होगा मिट्टी का, तो जिससे क्या है वन उसमें भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी अपने बल पे सोच सकते हैं, और मैं एक एक लाइन में अच्छे से एक चीज़ बताई गई है, और एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछ आती हैं कि वन के क्या लाभ हैं और वन क्यों नहीं काटने चाहिए, क्या क्या उनसे चीज़ें होती हैं, यही सेम ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर, और एज इट इज़ ही चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों को शोर को अवशोषित कर लेते हैं। एक और अगेन एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखो, वनों से हमें देखने के लिए मिलता है कि इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, शोर को भी कम कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कोई हाईवेज़ क्या है, बीच में उनके बहुत सारे प्लांट्स उगा दिए जाते हैं, इस साइड्स में भी कई बार ऐसे प्लांट्स उगाए हुए होते हैं हाईवे के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शोर होता है, अगर मान लो कोई हॉर्न, कोई गाड़ियाँ हैं, कुछ कोई भी वाहन है, शोर करेगा तो क्या होगा, वो उस शोर को क्या है एब्जॉर्ब कर लेंगे उसकी पेड़ों की पत्तियाँ, जिससे क्या है कि वॉइस पोल्यूशन भी वो नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके बाद है सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे विलुप्त होने लगे हैं। कहने का मतलब है कि जो सड़क, मान लो हम कुछ भी घर बनाते हैं, कोई भी सड़कें बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ा लैंड एरिया था, उस पर अच्छे खासे वन उगे हुए थे, तो क्या हुआ, अच्छी खासी सिटी वहाँ पर डेवलप करने के लिए, कोई भी औद्योगिक विकास करने के लिए उन सब बेचारे पेड़ों को क्या है काट दिया जाता है, या वहाँ पर कोई भी नई सिटी हम बनाते हैं तो उसके लिए भी, और उसमें यूज़ होने वाला फर्नीचर के लिए भी क्या है वनों को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वन क्या है वहाँ से लुप्त होने लगते हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्र में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए आपको पता ही है, ऑक्सीजन से प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अर्थ पर ऑक्सीजन को बनाने का। दूसरा, हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में भी वन हमारी हेल्प करते हैं, तो वनों को संरक्षित रखना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ क्या है कि हमारे चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली मैंने चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी, आपने समझी होंगी। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं और उसके बाद क्या है हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, वनों में हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न उत्पादकों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियां द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले जंतुओं को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं कि खाली स्थान है ये कीट, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी, पुष्प, पादपों की परागकण में सहायता करते हैं। वन परिशुद्ध वनों
वन परिशुद्ध करते हैं हवा और पानी को। शाक वन में निचली परत बनाते हैं। वन में शैमान पत्ते और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक हमें डायग्राम दिया गया था, मैंने इसको फिल किया है कि ये भौमजल है, ये मूलजड़ है, ये मृदा है, जंतु पादप, मतलब आपस में किस तरह से सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। और जो ये पूरा ऊपर का धरती से ऊपर का एरिया है, ये आपका क्या है, वायुमंडल के अंदर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं इस चित्र में, है ना। उसके बाद है कि मल्टीपल चॉइस हैं कुछ, ये कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो कैरोसिन हमारा वन उत्पाद नहीं है। गोंद, प्लाईवुड और सील, ये सब चीज़ें हमें वनों से प्राप्त हो जाती हैं। कैरोसिन हमारा अंडरग्राउंड जो हमारे जीवाश्म होते हैं वहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ एक तरह का ये। इसके बाद है क्या चीज़ सही नहीं है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये तो होता ही है, बिना एक दूसरे की निर्भरता के तो वन चल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है, ह्यूमस है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो वो मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं, तो जो जिस चीज़ को वो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हुई है ना, लगभग 35 मिनट की हमारी वीडियो हुई है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखो, हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं हो, बट लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपको वन वाले चैप्टर से भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है बस उसका रूप बदल सकता है पूछने का तरीका, बट लेकिन क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज में आता है, तो आप शायद नहीं भी पढ़ोगे तो भी ये चीज़ें कर लोगे। बट क्या है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चैप्टर छूटे, कोई ऐसी लाइन जैसे वितान क्या होता है, अधोतल क्या है ना, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी टर्म्स थी जो आपको क्या है इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। तो कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चन आता है, बट लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या है आपके लिए ये चैप्टर लेकर के आई मैं, ठीक है। अच्छे से मैंने उसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लग रही हो तो आप अपनी स्पीड को 2 गुना या 1.5 गुना भी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स बनाएं अच्छे से और तैयारी करते रहें। और इसके बाद सिर्फ आपका चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 13 बचता है, और कल तक हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्या होगा, आपकी क्लास 7 क्या है कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम अपनी क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे, सॉरी 8 को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।